नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी। फिर से आपका स्वागत है। हमेशा की तरह रोज एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्या जिंदगी का कोई मतलब नहीं है? तो क्या दुनिया रुक जाएगी? अगर हम नहीं रहे तो सूरज उगेगा, लोग हंसेंगे, जिंदगी वैसे ही चलेगी जैसे चलती रही है। आखिर हम इतना क्यों सोचते हैं और क्यों इतना लोड लेते हैं? इसका जवाब हमें सोचना चाहिए। और इसके बाद यही सवाल एक इंसान को लगातार परेशान करता रहा है और उसी बेचैनी को जन्म से हुआ एम्पोटिज्म का। इससे पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे एक मित्र के पिताजी है, वह भी मुझसे मित्रवत व्यवहार करते हैं। कभी मैं जाता हूँ जयपुर तो मुझे बिठाते हैं कि देख योगी, ये मेरा दोस्त है। वो फोटो में बताते हैं मोबाइल में और कहते हैं देखो इसने इतना दुख देखा और इसके बच्चे बच्चे भी लेट हुए बहुत, फिरा मतलब मंदिरों में। फिर उसके बाद इसके 2 लड़के हुए और उनके लिए इसने कभी जीवन में अच्छा पहना नहीं, अच्छा खाया नहीं और ये रात दिन दौड़ता है। और आज इसकी हालत यह है कि इसके दोनों बेटे इस पर हाथ उठाते हैं। यह सुनकर मेरा तो गला भरा यार दोस्तों। तो बाकी की बातें हम वीडियो के बाद में करेंगे, पहले ये वीडियो देखिए जो इसी से संबंधित है। ये जन्म हुआ एम्पोटिज्म का। अल्बर्ट कैमस की यह सोच ये कहती है कि जिंदगी शायद बेमतलब है, लेकिन इसी सच्चाई को स्वीकार करना हमें सबसे ज्यादा आजाद बनाता है। यह कहानी निराशा की नहीं बल्कि उस इंसान की है जो जवाब ना मिलने के बावजूद रोज कदर करना है, जवाब ढूंढता रहता है, जिंदा रहने का साहस करता है। और इस वीडियो के अंत तक आप समझ पाएंगे कि बिना किसी तय मतलब के भी जिंदगी को पूरी शिद्दत से कैसे जिया जा सकता है। जीवन की बेमतलबी को स्वीकार करना ही असली साहस है। जरा सोचिए, आप रात को बिस्तर पर लेटे हैं, छत को देख रहे हैं और अचानक एक सवाल दिमाग में आता है, मैं यहाँ क्यों हूँ? इस सब का मतलब क्या है? यह दौड़ भाग या जिंदगी? यह सवाल जितना सीधा लगता है उतना ही गहरा है और डरावना भी है। हम सब ने कभी न कभी यह महसूस किया ही है, चाहे हम इसे माने या ना माने। अल्बर्ट कैमू जो 20वीं सदी के महान दार्शनिक थे, उन्होंने इसी सवाल को अपनी जिंदगी का केंद्र बनाया और उनका जवाब सुनकर शायद आप चौंक जाएं, क्योंकि वह कहते हैं जिंदगी का कोई बनाया पहले से तय किया हुआ मतलब नहीं है। पहली बार जब आप यह सुनते हैं तो लगता है कि जैसे जमीन पैरों तले खिसक गई हो। डरावना लगता है ना, क्योंकि हम तो बचपन से यही सुनते आए हैं कि हर चीज का कोई ना कोई मकसद होता है, हर किरदार का कोई रोल होता है, हर कहानी का कोई अंत होता है। हमें बताया गया है कि अच्छा काम करो तो स्वर्ग मिलेगा, मेहनत करो तो सफलता मिलेगी, प्यार करो तो खुशी मिलेगी। और किसी को मिली आज तक? पर कैमू कहते हैं रुको 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 जरा, अब यह तो हमने खुद बना लिया है। असल में ब्रह्मांड, यह विशाल अनंत कायनात हमारी परवाह नहीं करती, हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं देती। हम चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पूछते हैं मेरी जिंदगी का मतलब क्या है, और जवाब में मिलती है बस खामोशी, एक अजीब सा सन्नाटा। यह सन्नाटा ही तो ऐब्स है, बेतुकापन, बेमेलपन। एक तरफ हम हैं जो मतलब तलाश कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा ब्रह्मांड है जो पूरी तरह उदासीन है। चलो समझाता हूँ। ब्रह्मांड का मतलब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता जो हमारी धरती है, ऐसी करोड़ों गोले घूम रहे हैं इस ब्रह्मांड में, और हमारी धरती अगर बुलबुले की तरफ खुश हो जाए, जैसे एक बुलबुला बच्चे उड़ाते हैं आपने देखा होगा, टप और वो खत्म हो जाता है, ऐसे हमारी धरती खत्म हो जाए तो इस ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या कहते हैं कमेंट लिखे। अब यहाँ ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हम इस सच्चाई से भागने लगते हैं। हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं, नौकरी में, परिवार में, टीवी में, मोबाइल में, घर में, शौक में। हम कहते हैं मेरी जिंदगी का मतलब मेरे बच्चे हैं, या मेरा मतलब है अपने काम में बेहतर बनना, या मेरा मकसद है भगवान को पाना। और यह सब गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं। यह चीजें हमें सुकून देती है, सांत्वना देती है, एक डायरेक्शन देती है। लेकिन कैमू कहते हैं कि अगर हम ईमानदारी से देखें तो यह सब हमारे द्वारा बनाए गए भ्रम है, ब्रह्मांड द्वारा दिए गए नहीं। इसमें बुराई भी नहीं है बल्कि ताकत है। पर पहले हमें उस असली सच्चाई को स्वीकार तो करना होगा कि हम ऐसे यूनिवर्स में जी रहे हैं जो हमारे एग्जिस्टेंस को कोई पॉसिबल्स नहीं देता। सूरज हर रोज उगता है, चाहे हम यहाँ हो या ना हो। समुद्र की लहरें आती रहती है, चाहे हमारी कहानी खत्म हो जाए। और जब हम नहीं थे तब भी ये ब्रह्मांड था,
और जब हम नहीं होंगे तो भी यह ब्रह्मांड इसी लय से काम करेगा। चाहे हमारी कहानी खत्म हो जाए, पेड़ उगते रहेंगे, मौसम बदलते रहेंगे, ब्रह्मांड अपनी गति से चलता रहेगा, बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी ट्रेन प्लान के। यह रियलाइज करना, यह समझना कि एग्जिस्टेंस से पहले एसेंस नहीं आता कि हमारा जन्म किसी पर्पज के साथ नहीं हुआ, यह शायद सबसे डरावनी बात है जो एक इंसान महसूस कर सकता है। इसे वर्टिगो कह सकते हैं, एग्जिस्टेंस ड्रैग कह सकते हैं, या बस एक गहरी बेचैनी। मैंने खुद कई रातें ऐसी गुजारी है जब यह एहसास होता है कि कल फिर वही रूटीन होगा, वही उठना, तैयार होना, काम पर जाना, ऑफिस जाना, वीडियो बनाना, वापस आना, खाना खाना, सोना, और फिर वही। और यह सब किस लिए? किसी बड़े कॉस्मिक पर्पज के लिए? नहीं, बस इसलिए कि हम यहाँ हैं और हमें जीना है। योगी इसी को दी एब्सर्ड कहते हैं। यह कंट्रास्टिक्ट, यही टकराव हमारी मीनिंग की तलाश और यूनिवर्स की खामोशी के बीच। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम कहते हैं कि ज्यादातर लोग इस एब्सर्डिटी को देखते ही नहीं, या देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं। हम फिलोसॉफिकल सुसाइड कर लेते हैं, यानी हम कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम अपना लेते हैं जो हमें रेडीमेड आंसर्स दे दे। धर्म हो सकता है, कोई आइडियोलॉजी हो सकती है, या बस यूं ही जीने का एक तरीका जिसमें हम सवाल नहीं पूछते। लेकिन योगी कहते हैं कि असली साहस, असली बहादुरी तो इसमें है कि हम इस एब्सर्डिटी को पूरी तरह स्वीकार करें, भागे नहीं, छुपे नहीं, बहाने ना बनाए, बस खड़े रहें इस सच्चाई के सामने और कहें, मुझे पता है कि इस सब का कोई इंटरहैंड मीनिंग नहीं है। मुझे पता है कि एक दिन में मैं मर जाऊंगा और शायद कुछ समय बाद मुझे याद भी नहीं करेगा कोई। मुझे पता है कि ब्रह्मांड के लिए मेरा कोई महत्व नहीं है, एक चींटी के बराबर भी नहीं है हम। यह कहना, यह मानना, फिर भी जीते रहना, यही तो असली ताकत है। यह वह मोमेंट है जब आप वास्तव में फ्री हो जाते हैं, क्योंकि जब आप किसी फॉल्स होप के सहारे नहीं जी रहे, निर्बोध जी रहे हैं, किसी इल्यूजन के भरोसे नहीं चल रहे हैं, ठोकर का बोझ नहीं तोड़ रहे हैं, आप रियलिटी को वैसे ही देख रहे हैं जैसे वह है, कठोर, उदासीन लेकिन रील। और इसी अवेयरनेस में एक अजीब सी शांति है, एक क्लियरिटी है। जब आप जान लेते हैं कि कोई बड़ा जज नहीं बैठा है आपको ग्रेड करने के लिए, भगवान को इतना टाइम नहीं है, कोई कॉस्मिक स्कोर कार्ड नहीं है, तो आप फाइनली अपने लिए जी सकते हैं, अपने चॉइसेस बना सकते हैं, अपनी कहानी लिख सकते हैं। और कहानी क्यों लिख सकते हैं? चलो उदाहरण से बताऊं, अगर आप अपनी टीम नहीं बनाते तो दुनिया आपको दूसरों की टीम में शामिल कर देती है। चलो ये बताता हूँ, अगर आप अपनी कोई स्टोरी न बनाते अच्छी, तो दुनिया कोई सी भी घिसी पिटी स्टोरी बना देगी आपके लिए। कॉन्फिडेंस का यह आमना सामना एग्जिट के यही फिलोसॉफिकल की शुरुआत है, यही असली जिंदगी की शुरुआत है। क्योंकि जब तक आप इल्यूशंस में जी रहे हैं, आप एक्चुअली जी ही नहीं रहे हैं, बस सरवाइव कर रहे हैं। पर जब आप खुली आंखों से देखते हैं बिना किसी फिल्टर के, तब आप फुल्ली अलाइव हो जाते हैं। डरे हुए कंफ्यूजन शायद, पर ऑनेस्ट और ऑथेंटिक सिसिफस की कहानी, रोज पत्थर ढोना फिर भी मुस्कुराना। येमू ने अपनी सबसे मशहूर किताब द मिथ ऑफ सिसिफस में एक पुरानी ग्रीक कहानी को चुना, और इस कहानी के जरिए उन्होंने हमारी पूरी जिंदगी को एक मिरर दिया। दोस्तों, हमारी ये वीडियो 4 भाषाओं में है, आप ऑडियो ट्रैक में जाकर इसे इंग्लिश और जापानी, फ्रेंच, किसी भी भाषा में देख सकते हैं। सिसिफस कौन था? ग्रीक मिथोलॉजी में यह एक राजा था, बहुत चालाक, बहुत होशियार, लेकिन उसने देवताओं को धोखा दे दिया है, उसने मौत को भी धोखा दे दिया है। और सबटाइटल, प्लीज प्रेस सबटाइटल बटन एंड सी इन इंग्लिश। यानी कोशिश की, पर जब फाइनली देवताओं ने उसे पकड़ लिया तो उन्होंने एक ऐसी सजा दी जो शायद किसी भी सजा से ज्यादा क्रूर थी। क्या सजा थी? उसे हमेशा के लिए, इटर्निटी के लिए एक बड़े पत्थर को पहाड़ की चोटी तक धकेलना था। सोचिए जरा, एक विशाल भारी पत्थर और एक खड़ी पहाड़ी। सिसिफस उस पत्थर को अपने पूरे जोर से, अपनी सारी ताकत लगाकर कदम कदम ऊपर धकेलता है। उसकी मांसपेशियां तन जाती है, पसीना बहता है, सांस फूलने लगती है। घंटों की मेहनत के बाद जब वह लगभग चोटी तक पहुंच जाता है, तब अब बस हो गया, अब यह खत्म हुआ। तभी पत्थर, गोल पत्थर है, उसके हाथ से फिसल जाता है और नीचे लुढ़क जाता है, एकदम नीचे, वहीं जहां से उसने शुरू किया था। कभी आपने सोचा है हमारी जिंदगी भी ऐसी है? जन्म, जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु, फिर वापस जन्म, और सिसिफस को दोबारा नीचे जाना पड़ता है और फिर से वही चक्र, वही काम शुरू करना पड़ता है। ऊपर धकेलो, नीचे लुढ़के, ऊपर धकेलो, नीचे लुढ़के, कोई एंड नहीं, कोई रिवार्ड नहीं, कोई सक्सेस नहीं।
बस एक एंडलेस मीन इंग्लिश रिसर्च ने रोज रिपीटेशन, रोज, हमेशा, अनंत काल तक। पहली बार आप यह कहानी सुनते हैं तो लगता है कि यह कितनी भयानक सजा है। एक ऐसा काम जो कभी पूरा नहीं होता, बस दौड़ते ही रहो, जिसका कोई रिजल्ट नहीं, कोई फल नहीं। लेकिन योगी कहते हैं रुको रुको, इस कहानी को ध्यान से देखो। क्या यह सिसिफिस की कहानी नहीं लग रही है, या हमारी अपनी कहानी लग रही है? सोचिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में। सुबह अलार्म बजता है, आप उठते हो, भागते हो, फटाफट तैयार होते हो। वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय करिस इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स एंड नेटवर्क इमेज। अलार्म बजता है, आप उठते हो, भले ही नींद आ रही, फिर तैयार होते हो, नाश्ता करते हो, ट्रैफिक में फंसते हो, ऑफिस पहुंचते हो, वहां घंटों काम करते हो, बॉस की डांट सुनते हो, पड़ोसियों से झगड़ा करते हो, ईमेल्स, मीटिंग, डेडलाइन, वही प्रोजेक्शन, वही प्रॉब्लम। आप देखते हैं सुख आएगा, पर सुख कल आता और कल कभी नहीं आता। यही दोहराई जाती है। शाम को थके हारे घर पर लौटते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा टीवी वगैरह देखते हैं या फोन स्क्रॉल करते हैं और फिर सो जाते हैं। और अगले दिन बिल्कुल वही, और उसके अगले दिन फिर वही। सोमवार से शुक्रवार, शनिवार तक, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने, साल दर साल हम वीकेंड का इंतजार करते हैं। फिर वीकेंड में भी वही रूटीन, ग्रोसरी, शॉपिंग, घर की सफाई, थोड़ा आराम, और फिर सोमवार आ जाता है। हम वैकेशन का इंतजार करते हैं, कहते हैं बस इस प्रोजेक्ट के बाद छुट्टी ले लूंगा, फिर मजे करूंगा। लेकिन मजे कभी नहीं आते, वैकेशन खत्म हो जाती है, फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। कोल्लू का बोझ जैसे घूमते ही रहता है पर पहुंचता कहीं नहीं। हम रिटायरमेंट का सपना देखते हैं, सोचते हैं कि अब जाकर फाइनली हम जी पाएंगे, लेकिन तब तक जवानी गई, एनर्जी गई, वो सारे साल निकल चुके होते हैं, कीमती वक्त। क्या यह सिस्फिक का पत्थर नहीं है? हम भी रोज अपना पत्थर ढूंढ रहे हैं। कभी वह कैरियर का पत्थर है, कभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज का, कभी एक्सपेक्टेशन का। हम धकेलते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, चाहे बड़ा फिल्म स्टार हो या दुनिया का सबसे बड़ा नेता हो, चाहे कोई गरीब आदमी या दुनिया का सबसे अमीर आदमी, वही पत्थर ढोता रहता है और गिरता रहता है। अगली सुबह फिर शुरुआत। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम रियलाइज करते हैं कि हमारी सारी मेहनत, हमारा सारा संघर्ष किस लिए? 5 साल बाद वह प्रोजेक्ट किसी को याद भी नहीं रहता, जिसके लिए आपने रातों की नींद उड़ा दी। 50 साल बाद शायद आपके नाम का भी कोई निशान नहीं बचेगा। तो फिर यह सब क्यों? यह रूटीन, यह रेपुटेशन, यह एंडलेस साइकिल, इसका मतलब क्या है? सोचिए और कमेंट कीजिए। बहुत से लोग इसी थॉट से डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सोचते हैं अगर यह मीनिंगलेस है तो फिर मैं क्यों कंटिन्यू करूं, क्यों हर रोज उठूं और वही करूं जो मेरे पिताजी दादाजी वर्षों अरबों वर्षों से करते आए। और यहीं पर केमू का सबसे रेवोल्यूशनरी और सरप्राइजिंग आइडिया आता है। वो कहते हैं हम सिस्फस को खुश मान लेना चाहिए। जी हाँ, खुश। यह सुनकर पहले तो लगता है कि शायद केमू का दिमाग खराब हो गया। एक आदमी जो अनंत काल तक मीनिंगलेस लेबर में फंसा है, वह कैसे खुश हो सकता है? लेकिन योगी की बात को गहराई से समझिए। वह कहते हैं कि सोचिए उस मोमेंट के बारे में जब सिस्फस पहाड़ की चोटी से नीचे उतर रहा होता है, जब पत्थर लुढ़क चुका होता है और उसे फिर से शुरू करना है। यह मोमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। इस मोमेंट में सिस्फस फुल्ली कॉन्शियस है अपनी सिचुएशन का। उसे पता है कि क्या कर रहा है। वो जानता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा, उसे कोई इल्यूजन नहीं है। शायद अगली बार पत्थर टिक जाए, यही आशा। नहीं, वह पूरी तरह अवेयर है, अपनी एडजस्ट कंडीशन में है। इसी अवेयरनेस में उसकी विक्ट्री है। चलो उदाहरण से समझाता हूँ। मेरा एक मित्र है, वो आगरा रहता है। तो उसकी माता जी हैं, तो वो थोड़ा भगवान, देवी देवता थोड़ा ज़्यादा ही मानते हैं। उनके घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो यहाँ जहाँ मेवाड़ में जहाँ भी देवरे हैं, सब जगह आते हैं। फिर हर साल कोई ना कोई प्रॉब्लम हर व्यक्ति की आती है, वहाँ जाते हैं, आप सब कुछ अच्छा होगा, वहाँ जाते हैं, सब कुछ अच्छा होगा। और इसी तरह आज वो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अच्छा वक्त नहीं आया। चलिए अपनी मेन स्टोरी में इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसकी विक्ट्री है, अब देवताओं को पपेट की तरह काम नहीं कर रहा। क्लाइंट ब्लाइंडली की कोई होप रख कर काम नहीं कर रहा। वो कॉन्शियस अपनी चॉइस से अपने पत्थर को धकेल रहा है। वो पत्थर अब उसका है, वो संघर्ष अब उसका है। कोई शक्ति ने उसे सजा नहीं दी थी, लेकिन उसने उस सजा को अपना पर्पस बना लिया। उन्होंने सोचा था कि वह उसे तोड़ देंगे, लेकिन वह उनसे ज्यादा मजबूत निकला। सिस्फस ने अपनी फेट को एक्सपेक्ट कर लिया। इसी एक्सपेक्टेंट में उसने अपनी फ्रीडम पाली, क्योंकि जब आप किसी चीज से लड़ते नहीं, जब आप रियलिटी को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसी वह है, तो आप उससे आजाद हो जाते हैं। योगी कहते हैं कि हमारी जिंदगी में भी यही बात लागू होती है। हाँ, हमारी डेली रूटीन रिपीटिव मोनोटोनस है और कोई ग्रैंड कॉस्मिक मीनिंग नहीं है, लेकिन इसमें दुखी होने की बजाय, इससे भागने की बजाय, कोशिश करने की बजाय हम इसे एम्ब्रेस कर सकते हैं। हम अपने पत्थर को पहचान सकते हैं और कॉन्शियसली उसे अपना बना सकते हैं।
शायद आपका पत्थर है एक बोरिंग जॉब, लेकिन आप उससे अपना बेस्ट दे सकते हैं, उसमें एक्सीलेंट ला सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपने डिसाइड कर लिया कि वह आपका काम है। शायद आपका पत्थर है डेली हाउस होल्ड चोर्स, बच्चों की देखभाल, बूढ़े माता पिता की सेवा, यह सब रेपिटेटिव है, थैंकलेस लग सकते हैं, लेकिन इन्हें आप अपना पर्पस बना सकते हैं और परमात्मा का धन्यवाद दे सकते हैं। मतलब बाहर वो नहीं आता, ना किसी बॉस, ना सोसाइटी, ना भगवान से, मतलब अंदर से आता है, आपके अंदर से, आपके अपने डिसीजन से, आपकी अपनी कमिटमेंट से। सिस्पस का पत्थर उसका है क्योंकि उसने उसे अपना बनाने का फैसला किया। आपकी जिंदगी आपकी है क्योंकि आप उसे अपनी बनाने का फैसला करते हैं। और सबसे खूबसूरत बात, सिस्पस मुस्कुराता है। योगी इमेजिन करते हैं कि जब यह नीचे उतर रहा है अपने पत्थर की तरफ वापस जाने के लिए, तो शायद उसके चेहरे पर एक मुस्कान है, एक ऐसी मुस्कान जो रिबेलियन है, जो डिफाइन है, जो मुस्कान कह रही कि तुमने मुझे यह सजा दी, लेकिन मैं इससे टूटा नहीं, मैं इसे जीऊंगा, मैं इससे मीनिंग ढूंढूंगा और मैं तुमसे ज्यादा खुश रहूंगा। वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय दिस इलेक्ट्रिकल पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर, कूलर पंखों के होलसेल विक्रेता, चंगेरी रोड, फतेह नगर, ऑफिस चंगेरी रोड। इसमें मीनिंग ढूंढूंगा और तुमने ज्यादा खुश रहूंगा। वो मुस्कान हमें भी सिखाती है कि हम अपने मंडे रेपिटेटिव जिंदगी में खुश रह सकते हैं, बस हमें पर्सपेक्टिव चेंज करनी है। हमें यह समझना है कि परफेक्शन की तलाश में कभी ना आने वाले उस दिन का इंतजार करने में हम अपना आज क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आप कहते हैं मैं कल खुश रहूंगा, ये काम हो जाएगा फिर खुश रहूंगा, और आप आज से ही खुश रहिए ना। वो मैंने आपको सिकंदर महान और भिखारी का किस्सा सुनाया था, तो उसने कहा मैं एक स्टेज आके हूँ, उस संत भिखारी ने कहा, उस भिखारी ने कहा, तो सिकंदर को पता चला, उसकी भी बात बाद में करेंगे। हमें बताता है कि अभी जियो, इस मोमेंट में, इस स्ट्रगल में। तुम्हारा पत्थर, तुम्हारा पहाड़, तुम्हारा संघर्ष, यह सब तुम्हारे हैं और इन्हीं में तुम्हारी जिंदगी है। तो उठो, मुस्कुराओ, जागो और अपना पत्थर धकेलो, क्योंकि यह तुम्हारा है और तुम इसके मालिक हो। आत्महत्या नहीं, विद्रोह में हार नहीं मानूंगा। योगी ने अपनी किताब दी ऑफ द सिसिफस की शुरुआत एक बेहद गंभीर और डिस्टर्बिंग सवाल से की थी। उन्होंने लिखा था कि फिलोसॉफी का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सिर्फ एक है और वो है यह सवाल। जब यह पहली बार आप पढ़ते हैं तो शौक लगता है, लेकिन अगर आप क्योंकि अपनी बात में गहरा लॉजिक है, क्योंकि अगर हमने यह मान लिया कि जिंदगी का कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है, कि ब्रह्मांड हमारी परवाह नहीं करता, कि हम सब बस एक कॉस्मिक एक्सीडेंट है, तो एक दिन मर जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा। तो फिर सवाल उठता है कि हम जी क्यों रहे हैं, क्यों हर रोज उठते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, क्यों दर्द सहते हैं। अगर अंत में सब कुछ मीनिंगलेस है, तो अगर कोई अल्टीमेटम रिवार्ड नहीं है, तो कोई हेवन नहीं है, कोई कॉस्मिक जस्टिस नहीं है, तो फिर इस सब को झेलने का क्या फायदा। यह एक ऑनेस्ट ब्रूटल सवाल है जो योगी पूछते हैं। वो कहते हैं कि बाकी सारे फिलोसॉफिकल सवाल, जैसे कि अच्छाई क्या है, सच्चाई क्या है, नॉलेज कैसे आती है, यह सब सेकेंडरी है। असली सवाल तो यह है कि क्या जीना वर्थ इट या नहीं, क्या मुझे जीते रहना चाहिए या नहीं। और यह सवाल सिर्फ फिलोसॉफिकल नहीं, यह बेहद पर्सनल और पेनफुल भी हो सकता है। कितने ही लोग हैं जो अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोमेंट में इस थॉट से गुजरे हैं। आप भी गुजरे हो तो लिखिए कमेंट में। खासकर जब सब कुछ बेमतलब लगने लगे, हर दिन एक बर्डन लगता है, जब लगता है कि कोई रास्ता नहीं आगे का, तो कहने का जवाब क्या है। क्या वह कहते हैं हाँ अगर कोई मीनिंग नहीं है तो साइड एक लॉजिकल ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब बहुत क्लियर है और बहुत पावरफुल है, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि अपने आप को नुकसान पहुंचाना कोई सोल्यूशन नहीं है, बल्कि यह तो एक तरह की फिलोसॉफिकल हार है, एक एस्केप है। सोचिए जरा, जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप उस एपिसोड से, उस बेमतलबी से भाग रहे हैं। आप इस टेंशन को, इस कंट्राडिक्शन को खत्म कर रहे हैं जो आपकी मीनिंग की तलाश और यूनिवर्स की खामोशी के बीच है। लेकिन इस तरह आप उस एपिसोड को एक्सोलेज नहीं कर सकते, आप इसका सामना नहीं कर सकते। आप बस दरवाजा बंद कर रहे हैं, आंखें मूंद रहे हैं। क्यों कहते हैं कि आत्मघात में एक तरह की कन्फेशन है। आप मान रहे हैं कि जीना इम्पॉसिबल है बिना मीनिंग के, कि आप हार गए हैं। लेकिन असली क्रस्ट तब है इसमें कि आप इस इम्पॉसिबल के बावजूद जीते रहें। योगी के लिए आत्मघात एक भागना है और भागना कभी सॉल्यूशन नहीं होता। वह कहते हैं कि अगर हम सच में एब्सर्ड को समझते हैं, अगर हम सच में उसे स्वीकार करते हैं, और हमें और ज्यादा जीना चाहिए, ज्यादा इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि यह जिंदगी ही तो सब कुछ है जो हमारे पास है। असली जवाब, योगी कहते हैं, विद्रोह है, रिबेलियन। और यह रिबेलियन किसके खिलाफ है? यह रिबेलियन है उस यूनिवर्स के खिलाफ
जो हमें कोई मीनिंग नहीं देता, उस एब्सर्ड कंडीशन के खिलाफ जिसमें हम फंसे हैं, उस फेड के खिलाफ जो हमें मीनिंगलेस एक्सटेंस में धकेल देता है। लेकिन यह रिबेलियन हिंसक नहीं है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है, यह एक बार फिलोसॉफिकल रेबिलियन है, एक स्टेबल डिफाइन है। यह रेबिलियन कह रही है, ठीक है यूनिवर्स, तुम मुझे कोई मीनिंग नहीं दोगे, तुम मुझे कोई पर्पस नहीं दोगे, मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे, बट यस वाइट, मैं फिर भी जीतूंगा और जीऊंगा। मैं फिर भी अपनी शर्तों पर अपने तरीकों से खुश रहकर जीऊंगा। तुम मुझे हरा नहीं सकते, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम्हारा गेम का असली नेचर समझ लिया है और अब मैं अपने खुद की गेम खेल रहा हूँ। ऐसी सोच रखो, मस्ती से जियो और वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए अच्छे कमेंट करो और लिखिए पार्ट 2। आप सबके भीतर बैठे हुए परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग लव यू ऑल फ्रेंड। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिका दिस इलेक्ट्रिक एंड ईटीवाईटी न्यूज, आपका अपना यूट्यूब चैनल। क्या बात कर रहे हैं? हाउस फॉर रेंट सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. द्वारिका दिस इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप।